हाय हेलो नमस्ते, दिस इज सुरेश सर एंड आई वेलकम यू ऑन योर लर्निंग प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। तो दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको देखने के लिए मिलेंगे ये 7 टॉपिक्स, जिसमें होगा इंट्रोडक्शन टू ट्यूरिंग मशीन, डिजाइन ट्यूरिंग मशीन, एक्सटेंशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, चर्च हाइपोथेसिस, हॉल्टिंग प्रॉब्लम, पीसीपी प्रॉब्लम, पोस्ट मशीन एंड कंपैरिजन ऑफ मशीन्स। So let's start with one by one. 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। पहले तो डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। ट्यूरिंग मशीन जो आपका है वो है एक इनपुट टेप। तो ये आपका इनपुट टेप हो गया और इस इनपुट टेप को कनेक्टेड होगा एक रीड हेड। तो ये आपका रीड हेड होगा एंड देन दिस रीड हेड इज कनेक्टेड टू फाइनाइट कंट्रोल। ओके, फाइनाइट कंट्रोल। अभी इसकी खासियत क्या है, इस ट्यूरिंग मशीन की खासियत क्या है? आपका ये जो रीड हेड है वो दोनों भी डायरेक्शन में मूव करता है। इट इज मूविंग टू द लेफ्ट ऑल्सो एंड राइट ऑल्सो। तो यहाँ पे होगा आपका ये इनपुट टेप, ये होगा आपका रीड हेड, ओके, एंड दिस इज योर फाइनाइट कंट्रोल। तो अभी इस मशीन को हम लोग डिफाइन कैसे करें? सो दिस इज डिफाइंड बाय क्यू सिग्मा टाउ डेल्टा क्यू जीरो कैपिटल बी एंड कैपिटल एफ, वेयर कैपिटल क्यू इज द सेट ऑफ स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स आएंगे उनका वो सेट होगा। सिग्मा इज द सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, टाउ इज द सेट ऑफ टेप सिंबल्स। पूरे टेप में कितने सिंबल्स होंगे उनका जो सेट है दैट इज कॉल्ड एज द टाउ। तो आप लोग बोलोगे फिर ये सिग्मा में और टाउ में डिफरेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रिंग डालेंगे रीड करने के लिए, सपोज मैंने स्ट्रिंग डाल दिया 1 0 1 0 1 1, तो ये 1010 जो स्ट्रिंग है वो तो सिग्मा से ही बना है। तो फिर ये टाउ का मतलब यहाँ पे क्या है? इस टेप पे और एक सिंबल आपके साथ होने वाला है और वो होगा ब्लैंक सिंबल। सो रिमेनिंग टेप इज ऑलवेज फिल्ड विद द ब्लैंक सिंबल्स। पूरा का पूरा जो टेप है वो ब्लैंक सिंबल से फिल होने वाला है और जो आपका स्ट्रिंग होगा वो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। तो जब आपका ये इनपुट सिंबल्स खत्म हो जाएंगे तो इमीडिएटली नेक्स्ट सिंबल क्या होगा? ब्लैंक सिंबल होगा। इसके लिए वो ब्लैंक सिंबल जो है वो आपका सिग्मा में प्रेजेंट नहीं है, वो प्रेजेंट होगा नए सेट में जिसका नाम हम लोगों ने दिया है टाउ। सो टाउ इज द सेट ऑफ टेप सिंबल्स। सो टेप में जितने भी सिंबल्स आएंगे वो सब आपको होंगे टाउ में, सिग्मा में नहीं। और एक चीज, आपका जो रीड हेड है वो सिर्फ रीड का काम नहीं करेगा, वो राइट का काम भी करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज रीड एंड राइट हेड। दिस इज कॉल्ड एज रीड एंड राइट हेड। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आप जब इनपुट अल्फाबेट्स रीड करोगे तो आपने रीड किया, उसकी जगह पे आप कुछ अलग सिंबल राइट भी कर सकते हो। यानी आपने जीरो रीड किया और उसकी जगह पे आपने पी डाल दिया, उसकी जगह पे आपने एच डाल दिया, उसकी जगह पे आपने एक्स डाल दिया, उसकी जगह पे आपने डब्ल्यू डाल दिया, ये भी पॉसिबल है। तो वो जो सिंबल है वो आपका सिग्मा में तो है ही नहीं, इनपुट अल्फाबेट में है नहीं, तो वो हम लोग इंक्लूड करेंगे टाउ सेट में। सो कंप्लीटली टाउ सेट कंटेन्स योर इनपुट अल्फाबेट का स्ट्रिंग प्लस कुछ और सिंबल्स जो आपके एग्जाम्पल के हिसाब से, आपके लैंग्वेज के हिसाब से आपने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। दैट इज कॉल्ड एज द टाउ। अभी डेल्टा जो है वो एज इट इज दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन फंक्शन। सो डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन। अभी यहाँ पे डेल्टा का मैपिंग क्या होगा? डेल्टा का मैपिंग होगा क्यू क्रॉस टाउ। अभी हमने यहाँ पे सिग्मा को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि सपोज ये जीरो है, इसको मैंने कन्वर्ट किया हैश में, मैंने रीड किया और मैंने उसको राइट किया और मैं लेफ्ट और राइट दोनों भी साइड में मूव कर रहा हूं। तो फिर से मैं इसको रीड करने के लिए आ गया, तब रीड क्या होगा? हैश रीड होगा, तब तो जीरो रीड नहीं होगा। इसका मतलब मैं जो रीड कर रहा हूं वो 0 1 तो रीड कर ही रहा हूं, उसके सिवा मैं ब्लैंक, हैश या जो नए नए सिंबल्स यहाँ पे मैं राइट करने वाला हूं उनको भी मैं फिर से रीड कर सकता हूं, बिकॉज my read write head is moving to the left and right both the directions for multiple times। multiple times ये लेफ्ट राइट मूव करेगा, रीड राइट दोनों भी ऑप्शन करेगा। सो इन दैट केस आप सिर्फ एक ही सिंबल रीड नहीं करोगे जो सिग्मा में, आप जो सिंबल सिग्मा में नहीं है उनको भी रीड कर सकते हो। दैट्स वाई क्यू क्रॉस टाउ टू, क्यू क्रॉस टाउ। वाई अगेन टाउ? क्योंकि आपने सिंबल रीड किया और आपने सिंबल राइट किया एंड दिस डी स्टैंड फॉर द डायरेक्शन। फिर आप मूव कहां पे करने वाले हो? राइट को मूव करोगे या फिर लेफ्ट को मूव करोगे। सो दिस इज योर करंट स्टेट। ये आपका होगा रीड सिंबल, फिर ये आपका होगा नेक्स्ट स्टेट, ये होगा आपका राइट सिंबल, ये होगा आपका डायरेक्शन। आप मूव कहां पे करोगे? लेफ्ट करोगे, राइट करोगे या न्यूट्रल जगह पे रहोगे?
so that is defined by the D direction. Okay, so Q0 is the initial state, B is the blank symbol जो आपके टेप में इनिशियली भरा पड़ा होगा, and F is the set of final state. So this is called as your Turing machine. Now next जो है डिजाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन. ट्यूरिंग मशीन को हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे? यहाँ पे एक एग्जांपल है a⁴n b⁴n इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज. तो उसका ये एक एग्जांपल है, इसका एक डेरिवेशन यहाँ पे दिया है. मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ a⁴n b⁴n को हम लोग बाय यूजिंग ट्यूरिंग मशीन कैसे सॉल्व करेंगे. इसका एग्जाम्पल होगा, सपोज आई हैव 4a एंड आई हैव 4b's इन द टेप. उसके बाद में होगा ब्लैंक सिंबल, करेक्ट. तो माई ट्यूरिंग मशीन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सिंबल, यहाँ से हो जाएगा. तो मेरा लॉजिक क्या होगा, फर्स्ट ए जो है उसको मैं ब्लैंक करूंगा और फिर मैं राइट साइड में मूव करूंगा. मैं राइट साइड में मूव करता जाऊंगा. कहां तक मैं मूव करूंगा? यहां तक का ब्लैंक सिंबल आने तक. और यहाँ पे ब्लैंक सिंबल आने के बाद फिर से मैं लेफ्ट में मूव करूंगा और जो पहला बी आएगा उसको मैं ब्लैंक करूंगा. अभी आपको समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे पहले ए को ब्लैंक किया और फिर मैं राइट साइड में मूव करता चला गया, लास्ट के बी तक मैं पहुंच गया. वहां से फिर मैंने लेफ्ट लिया और जो पहले स्मॉल बी आया उसको मैंने ब्लैंक किया. इसका मतलब मैंने एक ए और एक बी दोनों को ब्लैंक किया, यानी एक एक पेयर को ब्लैंक किया. इधर का एक ए ब्लैंक किया, इधर का एक बी ब्लैंक किया, राइट. फिर से इधर का एक ए ब्लैंक करूंगा, इधर का एक ए ब्लैंक करूंगा. फिर से इधर का एक ए रीड किया, उसको ब्लैंक किया, एक बी रीड किया, ब्लैंक किया, एक ए रीड किया, ब्लैंक किया, एक बी रीड किया, ब्लैंक किया, और बाद में खत्म हो गया. तो दोनों साथ में खत्म हो जाएंगे. कब खत्म हो जाएंगे? व्हेन द कंडीशन इज a⁴n b⁴n. जब दोनों का भी लेंथ सेम होगा, दोनों के भी नंबर्स सेम हो जाएंगे, तब वो इक्वली ब्लैंक होके एट सेंटर खत्म हो जाएंगे. सो दिस इज द लॉजिक, राइट. तो आप ए को रीड करो, उसकी जगह पे आपने बी राइट किया, फिर आपने ए रीड किया, आप कुछ नहीं करोगे, जस्ट मूव टू द राइट हैंड साइड. ओके, फिर इधर का ब्लैंक मिला, आपने लेफ्ट ले लिया. सो ये आपका लॉजिक है. तो अभी आप रूल्स देख सकते हो कि Q0 से आपने शुरू किया, फर्स्ट आपने ए को रीड किया, राइट. फिर आप नेक्स्ट स्टेट चले गए Q1, फिर ए को आपने ब्लैंक बनाया. सो दिस इज योर रीड सिंबल, दिस इज योर राइट सिंबल, और आप राइट साइड में मूव हो गए, ठीक है. उसके बाद Q1 पे आपने ए को रीड किया, Q1 पे ए को आपने ए ही रखा, ए को आपने ए ही रखा, एंड यू मूव टू द राइट हैंड साइड. तो ये आपका सेल्फ लूप बनेगा. इसका अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो डायग्राम आएगा Q0 ए को आपने किया ब्लैंक और आप मूव कर रहे हो राइट हैंड साइड, आप आ गए Q1 पे. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. फिर यहाँ पे आपका एक सेल्फ लूप होगा, वो सेल्फ लूप होगा ए को ए रखो एंड राइट साइड में मूव करो. तो ये इधर तक आप मूव करोगे. कहां तक मूव करोगे? जब तक आपका इधर का ब्लैंक नहीं आता है तब तक. जब आपको ब्लैंक आएगा तो आपको लेफ्ट लेना है. सो व्हेन एवर यू हैव ब्लैंक, जब बी आएंगे तो बी को भी बी करके राइट मूव करो. जब राइट मोस्ट वाला ब्लैंक आएगा तो ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट साइड में मूव करो, एंड दिस इज योर Q2. सो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनेगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो इधर मैंने ए को ए रीड किया, मूव किया, बी को बी रीड किया, एंड जस्ट आई मूव टू द राइट हैंड साइड. जब ये वाला बी मिला तो Q1 बी मिला, तो मैंने Q2 स्टेट पे ट्रांजिट किया, Q2 स्टेट पे ट्रांजिट किया, बी को बी रखा, एंड देन आई मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो गया, राइट. देन Q2 पे जो मुझे पहला बी मिला उसको मैंने ब्लैंक किया, एंड अगेन आई मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. फिर इसको मैंने ब्लैंक किया, एंड अगेन आई मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. अभी जब मैं लेफ्ट मूव करूंगा, कब तक मूव करूंगा? इधर का ब्लैंक आने तक. जितने भी नंबर ऑफ बीज और नंबर ऑफ एज आएंगे उनको एज इट इज रख के आई विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो ये वाला जो रूल है Q3 वाला, वो यही काम कर रहा है. Q3 इसका मतलब ये सेल्फ लूप है. Q3 सेल्फ लूप. बी को बी रखा लेफ्ट हैंड साइड, ए को ए रखा लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट. कब तक मूव करना है? इधर का बी आने तक. जब मुझे इधर का बी आ गया तो उस बी को मैंने बी रखा, एंड देन आई मूव टू द राइट हैंड साइड, और फिर मैं मूव हो गया राइट हैंड साइड, एंड अगेन आई एम जंपिंग टू द Q0. सो यहाँ से Q3 से मैं फिर से Q1 आ गया, यानी इधर मैं Q3 जाऊंगा, ठीक है, और Q3 से आई अगेन जंप हियर, राइट. तो ये मेरा लूप चलता रहेगा. अगेन आई कम हियर, फिर इसको मैं ब्लैंक करूंगा, देन आई मूव राइट हैंड साइड, फिर इधर ब्लैंक मिला, लेफ्ट करूंगा, इसको मैंने ब्लैंक किया, अगेन आई मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो लाइकवाइज आई विल रिपीट दिस. लास्ट में क्या हो जाएगा? Q0 बी, यानी मैंने ये भी ब्लैंक हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा. जब मैं लेफ्ट करूंगा मुझे फिर से ब्लैंक मिलेगा, और जब मैं राइट करूंगा तो फिर से ब्लैंक मिलेगा. तो वो वाला मेरा स्टेट यहाँ पे हो जाएगा, एंड देन आई विल गो टू द फाइनल स्टेट. तो ये है हमारे ट्यूरिंग मशीन का वर्किंग. नाउ एक्सटेंशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन. ट्यूरिंग मशीन ये सिंपल था, लेकिन ट्यूरिंग मशीन का पावर आप और बढ़ा सकते हो, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन चॉम्स्की हायरार्की में सबसे अपर लेवल पे all the type 3, type 2, type 1 and type 0 regular language, context free language, context sensitive language, unrestricted language, any kind of language is accepted by Turing machine.
ट्यूरिंग मशीन इन सभी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल पे है। फाइनाइट ऑटोमेटा काम नहीं कर रहा था इसलिए पुश डाउन ऑटोमेटा आया, पुश डाउन ऑटोमेटा काम नहीं कर रहा है इसलिए पोस्ट मशीन है, पोस्ट मशीन काम नहीं करता है तब आपका आता है ट्यूरिंग मशीन। यानी ट्यूरिंग मशीन में ये नीचे वाले सब के काम होते हैं बिकॉज ट्यूरिंग मशीन इज हैविंग द हाईएस्ट पावर। ट्यूरिंग मशीन का पावर और भी अगर एक्सटेंड करना है तो हमारे पास ये 5 ऑप्शन है। तो ये 5 ऑप्शंस है क्या, इनफाइनाइट इन बोथ द एंड्स। अभी आपने देखा था कि आपका ट्यूरिंग मशीन इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, आप उसको इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट कर सकते हो। नेक्स्ट इज द मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। यानी अभी हमने जो देखा वो था एक ही टेप, आपके पास मल्टीपल ऐसे टेप्स हो सकते हैं और आप ऐड कर सकते हो एंड देन इट कैन बी कॉल्ड एज द मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। नेक्स्ट इज द मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन मतलब एक ही टेप पे आपके मल्टीपल हेड्स आप लगा सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। नेक्स्ट इज द नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। जो आपने अभी ट्यूरिंग मशीन देखा उसमें वी कैन हैव द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पार्ट आल्सो एंड मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। अभी आपका जो रीड राइट हेड है वो सिर्फ लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, वो आपका वर्टिकल एंड डाउनवर्ड साइड भी मूव हो सकता है। सो अगर ये चीजें आप आपके ट्यूरिंग मशीन में ऐड करते हो देन योर ट्यूरिंग मशीन पावर इज इंक्रीजिंग मोर एंड यू कैन सॉल्व मेनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स थ्रू इट। उसके बाद हमें देखना है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन होता क्या है? यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन मतलब जनरल ट्यूरिंग मशीन। जो ट्यूरिंग मशीन दूसरे ट्यूरिंग मशीन को एज एन इनपुट लेता है दैट मशीन इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। सो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को इनपुट क्या है, इधर भी एक ट्यूरिंग मशीन दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एम टेप 1, दिस इज द टेप कंटेंट्स एम टेप 2 एंड दिस इज द टेप 3 स्टेट ऑफ द मशीन। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दूसरा जो ट्यूरिंग मशीन है वो इस ट्यूरिंग मशीन को एज एन इनपुट है, देन दैट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज नथिंग बट योर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का यहाँ पे रिसेम्बलेंस है कि कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे प्रोग्राम्स को रन करता है, राइट? ओके, दूसरे प्रोग्राम्स को रन करता है। सेम फंडामेंटल इज हियर, इफ योर वन प्रोग्राम इज रनिंग अदर प्रोग्राम देन दैट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। या फिर यहाँ पे एक डायग्राम देता हूं मैं। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को जो इनपुट होता है वो 2 इनपुट होते हैं, एक होता है एनी अदर ट्यूरिंग मशीन एंड इनपुट। okay, input and then you are getting the output. So this is called as the universal Turing machine. Universal Turing machine is designed with the help of multi-tape Turing machine. तो ये अलग अलग 3 टेप, by using the 3-tape Turing machine you can design universal Turing machine. Okay, it's again very interesting topic. इसका अगर पूरा डिटेल आपको चाहिए कि ये कैसे काम करता है, फिर किसी एक ट्यूरिंग मशीन एज एन डिस्क्रिप्शन आपको इनपुट करवाना है या फिर इनपुट डेटा जो है इनपुट डेटा, सो दिस इज नथिंग बट एन इनपुट डेटा। ये इनपुट डेटा एक टेप पे चला जाएगा, इसके जो स्टेट्स है वो और एक टेप पे चले जाएंगे। ये पूरे तीनों मिला के कैसे काम करते हैं, इनका एनकोडिंग कैसे होता है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा आलसी इंजीनियर के ऐप पे यूनिट नंबर 5 थियरी ऑफ कंप्यूटेशन कोर्स में। प्लीज गो एंड चेक इट ओवर देयर। उसके बाद में द चर्च हाइपोथेसिस। व्हाट द चर्च हाइपोथेसिस सेज दैट, चर्च हाइपोथेसिस ऑफ ट्यूरिंग मशीन सेज दैट a Turing machine that halts on all inputs is the precise normal notion corresponding to the intuitive notion of an algorithm. If there is an algorithm, then there is a Turing machine. A real world computation can be translated into equivalent computation by Turing machine. यानी अभी मुझे यहाँ पे एक ही चीज आपको बतानी है कि ट्यूरिंग मशीन जो है, ट्यूरिंग मशीन अभी आपका टॉप लेवल पे, राइट? ट्यूरिंग मशीन से आप रेगुलर लैंग्वेज के, कंटेक्स्ट फ्री के, कंटेक्स्ट सेंसिटिव के कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास ट्यूरिंग मशीन है तो उसका आप एल्गोरिदम लिख सकते हो, उसका प्रोग्राम बना सकते हो। सो वही चीज यहाँ पे मेंशन की है कि कोई भी रियल टाइम प्रॉब्लम आपका हो, उस प्रॉब्लम के लिए अगर आप ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो तो उस प्रॉब्लम को आप रियली सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हो। इफ देयर इज एन एल्गोरिदम देन देयर इज अ ट्यूरिंग मशीन। अगर किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम बन सकता है तो उसका ट्यूरिंग मशीन डेफिनेटली बनेगा। दिस इज सेड बाय द चर्च, सो दैट इज कॉल्ड एज एन चर्च हाइपोथेसिस। देन वी हैव एन हॉल्टिंग प्रॉब्लम। हॉल्टिंग प्रॉब्लम नाम से ही पता चल रहा है, हॉल्टिंग मतलब रुकने वाला प्रॉब्लम। तो रुकने वाला कौन रुकेगा? हम लोग ट्यूरिंग मशीन देख रहे हैं तो ट्यूरिंग मशीन रुकेगा। तो ट्यूरिंग मशीन किसी एक इनपुट के लिए रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये हम लोग कब बता सकते हैं? जब तक आप वो इनपुट देख के नहीं देख सकते तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा कोई भी एल्गोरिदम है नहीं। एल्गोरिदम देखो, लास्ट वाला चर्च हाइपोथेसिस और ये थोड़ा सा आपको रिलेट करेगा। चर्च हाइपोथेसिस ने क्या बोला है कि एल्गोरिदम है तो ट्यूरिंग मशीन बनेगा, राइट? और अभी यहाँ पे क्या बताया है कि देयर इज नो एनी अदर ट्यूरिंग मशीन विच कैन टेल अस दैट वेदर दिस पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन विल हॉल्ट ऑन गिवन इनपुट और नॉट।
Okay, so halting problem says that the problem of determining whether or not an arbitrary Turing machine M over 0,1 holds any arbitrary input x in sigma star is unsolvable. यानी ये एक आपका ट्यूरिंग मशीन है, ये आपका इनपुट W है, इस W के लिए ये ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट होगा या नहीं, हॉल्ट होना मतलब इनपुट एक्सेप्ट करके फाइनल स्टेट पे जाके रुकना, तो ये W के लिए ये ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट होगा या नहीं, ये बताने वाला तीसरा कोई ट्यूरिंग मशीन है नहीं। तीसरा कोई ट्यूरिंग मशीन है मतलब वहां पे कोई भी ऐसा एल्गोरिदम नहीं है जो आपको बताएगा कि फॉर दिस गिवन इनपुट ये ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट होगा या नहीं। आपको वो रन करके देखना पड़ेगा, इस मशीन पे ये वर्ड इनपुट करके देखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन से। तो देखना पड़ेगा यानी ऐसा ही हो गया ना, कल बारिश होगी या नहीं, तो कल बारिश होगी या नहीं अभी नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन हम लोग कल, हाँ अभी बारिश हो गई, ये कल हो गया आपका। सो प्रेडिक्शन, इट इज कमिंग एज एन प्रेडिक्शन। सो प्रेडिक्शन करने का हमारे पास कोई भी ट्यूरिंग मशीन है नहीं, दिस इज कॉल्ड एज एन हॉल्टिंग प्रॉब्लम। सो पोस्ट मशीन हॉल्टिंग प्रॉब्लम के साथ एक पीसीपी प्रॉब्लम है। पीसीपी प्रॉब्लम इज व्हाट कि आपके पास अगर स्ट्रिंग की सीक्वेंस है, सपोज वी हैव 3 स्ट्रिंग्स 1 2 3, सो इनका अगर आप इन ये y है आपका जिसमें 3 स्ट्रिंग्स है b क्यूब b a a, एंड हियर इज x जिसमें 3 स्ट्रिंग्स है b a b क्यूब एंड b a। इनका कौन सा ऐसा सीक्वेंस लेने के बाद यू विल गेट द सेम स्ट्रिंग्स। अगर इनका आप 2 1 1 3 ये सीक्वेंस अगर लेते हो, यानी 2 1 1 3 ये सीक्वेंस अगर आप लेते हो, 2 1 1 3 ये सीक्वेंस अगर आप लेते हो, तो आपको दोनों भी साइड में सेम स्ट्रिंग्स मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। अगेन दिस इज कॉल्ड एज एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल का मतलब है क्या? सॉल्वेबल प्रॉब्लम मतलब जिसके लिए अल्गोरिदम होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन सॉल्वेबल प्रॉब्लम। आप मैथ्स में बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करते हो, अल्गोरिदम होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, यू आर गेटिंग द आंसर। आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालो, आपको आंसर मिल जाता है। ऑल दीज एग्जांपल्स आर कॉल्ड एज द सॉल्वेबल प्रॉब्लम। लेकिन जिनके लिए सॉल्व करने के लिए अल्गोरिदम ही नहीं होता है, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। ये भी प्रॉब्लम आपको बाय यूजिंग द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके ये सॉल्व करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द आंसर, राइट? बट वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक formula or algorithm to solve this. These problems are called as unsolvable problem. Now there is a post machine into this. हाँ, पोस्ट मशीन क्या होता है? पोस्ट मशीन आपका जो मशीन है वो क्यू के फॉर्मेट में होता है। सो क्यू का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? एक रियर एंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। Post machine is basically used for context sensitive languages. Context sensitive languages, जो languages context free languages नहीं होते तो वो context sensitive हो सकते हैं, और जो context sensitive भी नहीं होते वो unrestricted languages होते हैं। तो इनको solve करने के लिए हमें use करना पड़ता है post machine. Post machine is used और solved with the help of Q. इसमें एक ऑपरेशन होता है, वो होता है read। फ्रंट से आप रीड करते हो और रियर एंड से आप उसको ऐड करते हो, ठीक है? सो डिटेल ऑफ द पोस्ट मशीन, दैट हाउ इट वर्क्स विथ वन गिवन एग्जांपल, ये आपको हमारे कोर्स में देखने के लिए मिलेगा आलसी इंजीनियर के ऐप के ऊपर। देन कंपैरिजन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, देन योर पुश डाउन ऑटोमेटा एंड फाइनाइट स्टेट मशीन, it is given here on the screen that who is the more powerful. So Turing machine is more powerful than the push down automata. Push down automata is more powerful than finite state machines, that is your DFA and NFA. So this you can just correlate iska detail that in what terms comparatively who is more powerful. So Turing machine से आप इसके भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, इसके भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। सो ट्यूरिंग मशीन इज द हाईएस्ट मशीन नाउ विच इज लाइक अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ट्यूरिंग मशीन इज लाइक अ हाईएस्ट मशीन विच इज लाइक अ जनरल पर्पस कंप्यूटर विच इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अभी का हम जो रियल टाइम कंप्यूटर यूज करते हैं उसका। सो दोस्तों ये था आपका ट्यूरिंग मशीन का ब्रीफ और एब्स्ट्रैक्ट। डिटेल में ट्यूरिंग मशीन पढ़ने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आलसी इंजीनियर के ऐप पे जाओ, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का कोर्स वहां पे सर्च करो, यूनिट नंबर 5 में एंजॉय करो आपका ट्यूरिंग मशीन का लर्निंग। थैंक यू दोस्तों।